नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी खबर पे। अपने यूपी खबर के दर्शकों को भारत नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ जब नए साल में हम नए विश्लेषण को लेकर के आए हैं और ये विश्लेषण अपने आप में आपको सोचने पर मजबूर करेगा और हम चाहेंगे कि हमारे विश्लेषण के बाद कमेंट बॉक्स में जा करके आप भी अपनी राय दें। आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, आज 2026 का पहला दिन है और ये पहला दिन हम सभी के लिए डिटर्मिनेशन की बात होती है। हम लोगों के लिए तय होता है कि हम कुछ नए अपने लक्ष्य तय करेंगे, उन लक्ष्यों की तरफ चलेंगे। ऐसे ही जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लक्ष्य तय करते हैं, ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कुछ चीजें होती हैं जो वो अपने लक्ष्य तय करते हैं। और 2026 में अगर बात करें तो भारत की राजनीति में बहुत बड़ी चुनौतियां सभी दलों के सामने है। 2026 इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं। फिलहाल हर साल पूरे भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, लेकिन 26 के चुनाव में लगभग सभी दलों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। शुरुआत अगर हम करें तो 26 के शुरुआत में ही जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपको बता दें कि पौंडीचेरी, तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल और असम ये ऐसे चुनावी क्षेत्र है, राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। और अगर इन पर हम बात करें तो 2026 में भारतीय जनता पार्टी से लेकर के टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, वामपंथ सभी के सामने बड़े संकट खड़े हैं। कुछ को अपनी जमीन बचानी है और कुछ को नई जमीन तैयार करनी है। अगर हम इसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे पहले शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सत्ता है, वहां पर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती असम में अपनी सरकार को बचाना है, क्योंकि 10 वर्षों से उनकी सरकार है, एंटी इंकम्बेंसी टॉप पर है। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि उस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें असम के अंदर फिर से एक बार भाजपा को पुनः सत्ता में लाना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर हम असम की बात करते हैं तो असम में आपने देखा होगा कि अब गौरव गोगोई जो कि असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े फेस है और बड़ी तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सतर्कता नहीं बरती, भारतीय जनता पार्टी ने अगर संयमित होकर काम नहीं किया तो इसका एक बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और हेमंता बिस्वा शर्मा को एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं गौरव गोगोई। गौरव गोगोई चूंकि आपको बताते चले कि लोकसभा में सदन के उपनेता हैं और गौरव गोगोई पहले से सुर्खियों में रहे। हेमंता बिस्वा शर्मा तो गौरव गोगोई पर बड़े आरोप लगाते रहे, उनकी पत्नी को पाकिस्तान का एजेंट तक कह दिया और उसके पीछे उनके आधार थे, उस विषय पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पहली चुनौती है वो असम के अंदर है। अब चलते हैं बगल में ही वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अगर 1952 में जनसंघ मान लेते हैं इसको, फिर जनता पार्टी, फिर भाजपा, तो 52 में महज 8 सीटें 57 के चुनाव में जीती थी। उसके बाद फिर कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं लगा पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी के रिजीम के बाद हमने ये देखा कि वेस्ट बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जहां लोकसभा की 2019 में अगर बात करें तो 18 सीटें जीती थी, अब उनकी सीटें थोड़ी कम हो गई, 12 सीटों पर आ गए वो। लेकिन जहां पर बिल्कुल सूखा था, रेगिस्तान था, भाजपा के लिए बंजर भूमि थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने 72 सीटें और 73 सीटें जीत के पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों को हैरान कर दिया था। यही नहीं, ममता बनर्जी की जो अपनी सीट थी उससे वो चुनाव हार गई थी, लेकिन बहुमत टीएमसी को ही मिला था। यानी यूं कह सकते हैं कि ममता बनर्जी पर बंगाल की जनता का भरोसा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वामपंथ के पराभव होने के बाद ममता बनर्जी ने जिस मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में अपना दबदबा कायम किया है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत करनी होगी। जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना लोग सोच रहे थे। जहां भी भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, तगड़ी चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह तो इस समय पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। देखना है कि क्या ये जो 2026 में क्या पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत पा सकती है, बहुमत के करीब जा सकती है। क्या ममता बनर्जी जैसी स्ट्रांग लीडर को पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी वहां पर उनको चैलेंज कर सकती है। फिलहाल अगर एक तरह से देखा जाए तो अच्छा प्रदर्शन है अगर भाजपा के एंगल पे सोचा जाए,
लेकिन अगर राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो अभी भी नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी सेना उनकी ममता बनर्जी को टक्कर नहीं दे पा रही। 2026 ममता बनर्जी और भाजपा दोनों के लिए बहुत बड़ी चीज है। अगर बात करें तो ममता बनर्जी जो टीएमसी की मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक हैं, वो उसकी नेता है, उन्होंने भी वहां पर कई पैतरे चलने चालू कर दिए हैं। ममता बनर्जी की लोकप्रियता आप इसी से समझ सकते हैं कि इतने विरोध के बाद, पिछले बार पूरी तरह से नाकाबंदी करने के बाद भी ममता बनर्जी का कुछ भी नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम। यानी जो चाणक्य बिहार में सफल हो जाता है, जो चाणक्य दिल्ली में सफल हो जाता है, जो चाणक्य महाराष्ट्र में सफल हो जाता है, जिस मोदी के चेहरे पर हरियाणा में तीसरे टर्म भाजपा आ जाती है, वही मोदी। और बात करें अमित शाह की तो वो पश्चिम बंगाल में उनका रथ रुक जाता है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था कि पश्चिम बंगाल से एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था। फिलहाल भाजपा भी ये जानती है कि वहां उनका जनाधार उतना नहीं है जितना उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो। अगर बात करें तृणमूल कांग्रेस की तो उसके सामने भी संकट कम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को एक सबसे बड़ा टक्कर देने का काम उन्हीं के सांसद हुमायूं कबीर कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी बना लिया। वहां आईएसएफ से लेकर के हुमायूं कबीर की पार्टी और एआईएम जैसे संगठन भी वहां पर काफी सक्रिय हैं। यानी अगर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगता है तो ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। लेकिन हमने पिछली बार भी देखा कि ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटों पर कोई सेंधमारी नहीं कर पाया। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो समाजवादी पार्टी में किसी भी प्रकार की सेंधमारी मुस्लिम वोट बैंक में कोई नहीं कर पाता, उसी तरह ममता बनर्जी का भी मुस्लिम वोट बैंक इंटैक्ट है। और बंगाली भाषा और हमारा बंगला के नाम पर तो लोग उनके साथ खड़े ही रहते हैं। देखना यह है कि क्या 26 में यहाँ पर इन दोनों ही पार्टियों के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन अब बात करते हैं उन राज्यों की जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना मात्र संगठन कहती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका आधार तो तमिलनाडु, केरला, इन सभी जगह पर है। लेकिन अगर हम बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2024 में एक सीट भी तमिलनाडु के अंदर नहीं जीत पाई। तमिलनाडु में डीएमके वर्सेस एआईडीएमके होता था, लेकिन जब तक जयललिता और करुणानिधि दोनों जीवित थे तब तक दोनों ही पार्टियों में मजबूत जनाधार वाले नेता थे। लेकिन आज के समय में अगर कहा जाए तो तमिलनाडु विपक्ष विहीन हो चुका है। यानी डीएमके के लिए पूरी तरह से मैदान साफ है, क्योंकि एआईडीएमके में अगर पलनवी स्वामी की बात करी जाए तो वहां पर वो इतने मजबूत नहीं दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी अन्नामलई और इसके अलावा जो नए नेता खड़े हुए वो भी बहुत कुछ नहीं कर पाए। वो अलबत्ता अलग बात है कि वोट प्रतिशत जरूर बढ़ा, वोट उनको मिले, लेकिन जैसा होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए तमिलनाडु से सबसे बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि वहां वो अपना आधार बढ़ाए, छोटे जो वहां पर दल हैं उनके साथ वो गठबंधन बढ़ाए, तभी वो डीएमके को मात दे सकते हैं। फिलहाल डीएमके वहां पर अपनी छवि को बनाने के लिए और तमिल भाषा को लेकर के सनातन को गाली देना, मलेरिया और डेंगू कहना, एड्स जैसे सनातन के लिए उपाधि देना, उसके बाद वो अपने वोट बैंक को बिल्कुल बनाए रहते हैं। लेकिन बात तो तब है कि अभी तक की स्थिति में अगर तमिलनाडु के टॉलीवुड के अगर एक हीरो की बात की जाए विजय की, तो विजय ने वहां पर टीवी पार्टी बनाई है अपनी और उससे शुरुआत करी है, लेकिन उनको भी नहीं लगता कि वो डीएमके को कोई टक्कर दे पाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है कि क्या वो तमिलनाडु में अपनी जमीन बना पाएगी। लेकिन वहीं पर केरला की अगर हम बात करते हैं तो केरला में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सुरेश गोपी के नाम जो फिल्म स्टार थे वो एक सीट जीत करके आए। सिर्फ एक ही लोकसभा में सीट जीती बहुत दिनों बाद, और यूं कह सकते हैं केरला में पहली बार वो जीत करके आए, उसको उन्होंने मंत्री भी बनाया और उसका इम्पैक्ट दिखाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए वहां पर कोई जमीनी स्थिति अच्छी नहीं थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक लोकसभा की सीट जीती। और आपको बता दें कि जहां से शशि थरूर लोकसभा चुन करके आते हैं वहां के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में अभी बड़ी बढ़त बनाई है। लेकिन केरला की अगर बात करें तो वहां तीन पार्टियां हैं। एक वामपंथ की सरकार है जिसको कि हम एलडीएफ बोलते हैं वहां पर, और यूडीएफ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लिए वहां कुछ मिलता दिखाई पड़ रहा है। इस बार के नगर निगम चुनाव और अगर हम बात करें तो वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने त्रिवेंद्रपुरम में किया है। यानी एक तरह से देखा जाए तो वामपंथ के लिए खतरे की घंटी है। अगर आज के समय में बात किया जाए तो वामपंथ का अंतिम किला
सिर्फ अब केरला बचा है, बाकी जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी ने या फिर अन्य दलों ने वामपंथियों को नस्तो नाबूद कर दिया। अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो 10 सालों से लगभग त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, जहां पर वामपंथ का किला कभी खत्म ही नहीं होता था। और ऐसे ही अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने वामपंथ का सुपड़ा साफ कर दिया है कई वर्षों से। और वहीं पर केरला ही एक ऐसा राज्य बचा जहां पर वामपंथी आज भी टिके हुए हैं, वहां उनकी सरकार है। और इस विधानसभा में एक बड़ी चुनौती अगर किसी के सामने है तो वो वामपंथ के सामने है, और दूसरी बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस का वहां आधार है। लेकिन कांग्रेस के सामने दिक्कत यह है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं टॉम वोडक्कन, इसके अलावा ए.के. एंटोनी जो उनके साथ रहते हैं, उनके बेटे अनिल एंटोनी, ये सब भारतीय जनता पार्टी में इस समय नेता के रूप में है। और ऐसे में क्या वहां ये कुछ कर पाएंगे? तो अब सबसे बड़ी बात है कि वहां सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। यानी यूं देखा जाए तो पूरे का पूरा लब्बो-लबाब यही है कि 2026 में जहां भारतीय जनता पार्टी को असम में अपनी सरकार बचाना और अन्य राज्यों में अपनी सरकार बनाना या बढ़त बनाना है, वहीं कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन, कांग्रेस पार्टी को केरला के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर भी बचाने की एक बड़ी चुनौती है, और असम के अंदर फिर से सत्ता को फिर से पाने की चुनौती है। वहीं पर अगर बात करें तो डीएमके को भी अपनी सत्ता बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है, और वहीं पर ममता बनर्जी के लिए भी एक तगड़ी चुनौती बन के उभर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब 2026 के विधानसभा के ये चुनाव बताएंगे कि क्या ये सारे दल में कौन भारी पड़ेगा और कौन नहीं पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल में पहली बार बनाएगी अपनी सरकार? क्या वामपंथी केरला में बचा पाएंगे अपनी सरकार? क्या असम में फिर से कांग्रेस की बन रही है सरकार? इन सारे विषयों पर आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।